अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, सियासत इबादत है, लेकिन अपने मुल्क की सियासत देखकर बंदा सोच में पड़ जाता है कि ये इबादत है या क्या है। इमरान खान कहते हैं कि वजीर आज़म बाप की तरह होता है। दिल नहीं मानता, क्योंकि हमारे यहाँ तो सियासत नारेबाजी, वादों और दावों पर मबनी है। हमारी सियासत पहले कस्में खाई जाती हैं और वक्त आने पर तोता चश्मी का वो इजहार किया जाता है कि अल अमान अल हफीज। पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक्त और उससे पहले जब इंतखाबी मुहिम चल रही थी, इमरान खान ने, उस वक्त के इमरान खान ने अवाम की हालत बदलने के जो नारे लगाए और जो वादे किए, आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि इक़्तिदार में आने के बाद जूं जूं वक्त गुजरता गया, इन वादों और दावों की कलई खुलती गई। मायूसी के अंधेरों में डूबी हमारी जो इस वक्त पूरी कौम है, उसको उम्मीद की एक किरण नजर आई, लेकिन 6 माह, 1 साल, 1.5 साल और तकरीबन अब 2 साल बाद हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि बेहतरी कहाँ नजर आई, किन शोबों में हमें नजर आ रही है। बल्कि सूरत हाल जो है वो मजीद अबतरी की जानिब जा रही है। आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ टूटे, पेट्रोल कम हुआ, दुनिया में ऑयल प्राइसेस गिरी, पाकिस्तान में पेट्रोल गायब हो गया। यहाँ पर ये एक हमने पहली दफा देखा कि टमाटर जैसी आम सब्जी जो है वो भी 300 रुपये किलो तक बिकने लगी पाकिस्तान में। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो गवर्नेंस के हवाले से हैं। हुकूमत माने ना माने, हुक्मरान माने ना माने, लेकिन ख़जाना खाली है और इसलिए अवाम की बेहतरी के मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाना बज़ाहिर बड़ा मुश्किल नज़र आता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में एक स्पीच की। वो आके उन्होंने मुआशी हवाले से कोरोना के पर्सपेक्टिव में, कोरोना से पहले और अब आगे चल के क्या हुकूमत की हिकमत अमली है, इसके ऊपर उन्होंने कौम से जो है वो बात की, वहाँ पर इजहार ख्याल किया। उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट से बल्कि विरसे में कैसी हुकूमत मिली, क्या मईशत थी, स्विट्जरलैंड की ऐसा कहा कि शायद हमें बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है या ऑपोजिशन ऐसे कर रही है कि पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड की हुकूमत जो है वो मिली हो विरसे में। पाकिस्तान को किस तरह की हुकूमत मिली उन्होंने इसका बताया, करंट अकाउंट खसारे का उन्होंने बताया, उन्होंने कर्ज़ों की और वाजबात की अदायगी के ऊपर बात की, उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर बात की, उन्होंने शॉर्ट टर्म कर्जे जो हैं वो बड़े महंगे होते हैं ये तो बताया, ये लेकिन ये नहीं बताया कि हुकूमत ने 13.25% के ऊपर जो हॉट मनी ली उसके ऊपर कितना हमने सूद अदा किया, ये वजीर आजम ने नहीं बताया। उन्होंने सर्कुलर डेट के हवाले से बात की, उन्होंने ये तो बताया कि करंट अकाउंट खसारा जिसे 20 अरब डॉलर उनको विरसे में मिला था, उसको वो नीचे लेकर 3 अरब डॉलर पर आ गए और पूरे अवान में हुकूमती बेंचों की जानिब से उसके ऊपर जो है वो डेस्क बजाई गई, उस पर बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी गई। लेकिन मेरे किसी भी मोअज़्ज़िज़ रुकन ने यह नहीं पूछा कि सर इस 20 अरब डॉलर के खसारे को, करंट अकाउंट खसारा जो था, इसको नीचे जो हम 3 अरब डॉलर पर लेकर आए, इसकी पाकिस्तान की मईशत ने क्या कीमत अदा की, कितनी हमारी मईशत चौक हुई और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराते चलूं। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर सिंध, इसके अलावा साबिक जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी रहे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, माहिर मुआशियात, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। अशफाक तोला जो हैं वो भी आज के इस बैठक में हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर टैक्स उमूर। और सिराज कासिम तेली, सरबरा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा पहले हम ये देखते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने कौमी असम्बली के इजलास में जो खिताब किया, उनका इस हुकूमत को जो विरसे में हुकूमत मिली इसके हवाले से क्या कहना था और जो वाजबात की अदायगी के हवाले से उनका क्या कहना था, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। देन उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकॉनमी मिली थी, ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकॉनमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी, हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने 0.0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। तो मैं आपके सामने सिर्फ स्टेटिस्टिक्स रख दूं, तो ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकॉनमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम
20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस वक्त तस्करा किया कि पाकिस्तान को जो मईशत मिली थी इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से अगर हम बात करें, मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त मैं आपसे इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। क्या आप जो पाकिस्तान को की जो हुकूमत देकर गए थे, वाकई स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत देकर गए थे जो आज आप इस तरीके से हुकूमत से पूछ रहे हैं कि क्या किया? बहरहाल ये ज़रूर है कि आप जाते जाते FY18 में 5.79% जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, पाकिस्तान की GDP ग्रोथ थी, जो PTI के पहले साल में 1.91% तक नीचे आई और उसके बाद इस माली साल में -0.4 तक गिर गई। माइंडेड कि ये जो आदाद शुमार है ये कोरोना से पहले के हैं, ये थर्ड क्वार्टर के हैं, इसमें शायद कोरोना शामिल नहीं। जुबैर साहब। इमरान देखें, एक तो वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की फ्रैंकली, कि ये देखा जाता है कि आपको कहाँ से मिली थी और उसके बाद क्या हुआ, विच इज बेसिकली सेइंग कि ट्रेंड्स क्या हैं। क्या आपने स्लोली उसको, उन ट्रेंड्स को पॉजिटिविटी की तरफ डालना शुरू किया? जो उन्होंने गलत बात की कि दुनिया में कोई भी मईशत को समझने वाला अगर देखता है किसी भी मुल्क की तरफ, तो एक ही सिर्फ आपको देखता है, एक इंडिकेटर को, वो करंट अकाउंट डेफिसिट। बिल्कुल इससे बड़ा गलत बयानी नहीं हो सकती। वो 7-8 इंडिकेटर को देखते हैं और उसके बुनियाद पर फैसला करते हैं कि ये किसी भी मुल्क का एक इंडिकेटर सब कुछ, रेयरली होता है कि 7-8 जबरदस्त है। ग्रोथ को देखते हैं, क्यों नहीं देखेगा ग्रोथ को? भाई वही तो इंडिकेट कर रहा है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। उसी की बेसिस पर तो पर कैपिटा जो है पर पर्सन डिटर्मिन हो रही होगी। वो इन्फ्लेशन को देखता है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक है अवाम से कि महंगाई है या नहीं है। वो देखता है कि जी आपके इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो को देखता है। वो देखता है आपके जो दूसरे आदाद शुमार हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कि ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है या ज्यादा हुई है। वो देखते हैं गुर्बत में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। ये सारी चीजें देखेगा ना, कोई एक करंट अकाउंट डेफिसिट तो नहीं देखेगा। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब क्लेम करते हैं और बिल्कुल सही क्लेम करते हैं, तो हमारे जो 95% इंडिकेटर्स थे, चाहे वो ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत है, जितनी भी दूसरे इंडिकेटर्स थे वो तमाम पॉजिटिव थे और बड़े जबरदस्त पॉजिटिव थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले साल से उनका ट्रेंड पॉजिटिव था। ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो मुसलसल ऊपर गई है, अगर आप इन्फ्लेशन को देखेंगे तो मुसलसल नीचे गई है, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे तो मुसलसल नीचे की तरफ गई है, गुर्बत मुसलसल कमी हुई है। तो ठीक, आपके इस बेंचमार्क को जो आपने एक कंप्लीट कर लूं मैं करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एक जो आइडियल तरीका होता है कि जी आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। जो अनआइडियल तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट तो वहीं की वहीं फंसी भी हो और आप इंपोर्ट को इतने हद तक कम कर दें कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाए। अगर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव कर दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट को इम्प्रूव जो आपने किया है वो इंपोर्ट को खींच के किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ये बता दें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5 साल तक परफेक्ट था। लास्ट 1.5 साल में जो हमने प्लांट एंड मशीनरी पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्ट की, जिसकी वजह से बिजली के सारे वो कारखाने लगे और आज जो बिजली 100% अवेलेबल है, मुझे ये बता दें कि हमने कहाँ अवेलेबल 100% इंपोर्ट करेंगे बिजली। सर मैं आई गॉट योर पॉइंट, सर आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, जो हमें कल बताया गया पार्लियामेंट के अंदर ऐवान, मोजेस ऐवान के अंदर, कि किसी भी मुल्क की मुआशी सेहत, उसकी इकोनॉमिक स्टेट जो है उसको जांचने के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक बेंचमार्क है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? या जाहिर है कि दुनिया जो है वो देखती है कि उस मुल्क में उसका GDP ग्रोथ क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, वहाँ पे टैक्स टू GDP क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट टू GDP क्या है? डॉक्टर साहब जी,
इमरान खान की बातों पे कमेंट करना मुश्किल होता है कि उनकी बातों में 2+2=4 नहीं होता। ये कह देना कि सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट दुनिया देखती है, ये तो कुछ बचकाना स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही ज़ुबैर साहब ने कहा कि एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ी, इंपोर्ट गिर गई। अगर मैं अपने बच्चों को 1 महीना खाना ना खिलाऊं और फिर बाद में शोर मचाऊं कि देखो मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, कितनी अच्छी मैंने अपनी घर की मईशत चलाई है, तो ये कोई तारीफ़ की बात नहीं है। और इस हुकूमत ने यही किया है कि हाउस होल्ड इनकम जो है वो श्रिंक कर दी है। कारखाने अगर बंद हुए हैं तो बेरोज़गारी बढ़ी है, लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। ये सारे मामला कोविड से पहले के हैं। आज से दिसंबर जनवरी में भी मैं आप ही के प्रोग्राम पे कहता था कि हम वेंटिलेटर पे हैं, इसलिए कि जब आप सिर्फ कर्ज़ों पर ही इन्हिसार है, रुपयों में कर्ज़ों लेना और डॉलर में कर्ज़ों लेना, और उसके अलावा आपकी मईशत नहीं चल सकती है, तो आप वेंटिलेटर पे है। और अब तो बॉटम क्रैक हो गया है। बॉटम ट्रैक हो गया है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का ये कहना है। सूरत हाल जो उन्होंने मिसाल दी, थोड़ा सा और ज़रा अवामी इसको लेके चले। लॉकडाउन के तनाजुर में अगर कोई बड़ा मॉल हम उठा लें और वो मॉल मुस्तकिल 2-3 महीने से बंद है, लेट्स से मैं बात कर रहा हूँ, या मैरिज हॉल वगैरह उठा के देख लें जो बंद है, उसकी बैलेंस शीट उठाएं और उसके खाते उठाएं, तो पता चलेगा कि बड़ी खुशी की अगर वो बात होगी, उनके मैनेजर्स जो हैं वो बताएंगे कि साहब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो बिल्कुल गिर गया, हमारे अखराजात जो हैं वो बिल्कुल कम हो गए, हमारे यूटिलिटी बिल्स बिल्कुल कम हो गए। तो भाई इस बीच में तुम्हारी आमदनी भी तो बिल्कुल कम हो गई। असल चीज ये कि तुम्हारी आमदनी ही खत्म हो गई, पैदावारी जो सलाहियत है वो भी खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये था वो क्रक्स जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी जिसके ऊपर अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, खसारे को कम किया। हमारे साथ और हमारा पैनल भी मौजूद है, अशफाक तोला साहब और सिराज कासिम तेली भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अशफाक तोला साहब, प्राइम मिनिस्टर को उनकी इकोनॉमिक टीम जो है, ज़ाहिर है कि वो उनको नंबर्स भी दे रही है, वो उनको और सारी इंफॉर्मेशंस भी दे रही है और वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तान में हम आवाम को भी बता रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है, स्पेशली अगेन मैं कहूँगा कि वो कह रहे हैं कि किसी भी मुल्क की मुआशी सेहत को देखने के लिए उसका करंट अकाउंट डेफिसिट को देखना चाहिए, या करंट अकाउंट को रादर उसके देखना चाहिए। क्या हकीकतन ऐसे ही है? आप इससे एग्री करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। देखिए, जैसे कैसर साहब ने एक बात की, मोहम्मद जुबैर ने एक बात की, एक हमारी आने वाली हुकूमत का हमेशा ये वसीला रहता है कि जी दो बड़े पॉपुलर स्लोगन होते हैं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, और दूसरा होता है कि हमें मईशत आईसीयू में। तो ये तो बड़ा कॉमन आम फहम होता है, और ये मैं देखता हूँ हर हुकूमत ने, आने वाली हुकूमत ने ये दो बात करनी है। मैं थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की तरफ अगर मैं जाता हूँ, हाँ। तो जो तीसरे और चौथे साल में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा बढ़ा था, हाँ। तो जैसे जुबैर साहब ने कहा कि बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट, और 4 ऐसे इम्पोर्ट फैक्टर्स थे जो लास्ट ईयर मेरा ख्याल है इन्होंने कम इम्पोर्ट किए थे, और जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो एलएस इनका बहुत है। सबसे पहले तो मशीनरी काफी इन्होंने काम इम्पोर्ट की। दूसरा, इन्होंने टेक्सटाइल की जो चीजें थी उन्होंने उसमें भी काफी इम्पोर्ट में कमी आई थी। तीसरी, इनके जो स्क्रैप्स थे उसमें काफी, आयरन स्क्रैप्स में भी काफी कमी इम्पोर्ट में हुई थी। और चौथी, जो ऑटोमोबाइल के सीकेडीज थे और सीबीयू, ये 4 वो फैक्टर्स थे जहां मेरे ये इंजन ऑफ ग्रोथ है जो मेरी लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग को आगे लेके जाते हैं। तो अगर मैं इनकी इंपोर्ट, यानी मैं ये कह दूं कि यार मैंने सांस लेनी छोड़ दी है और मैं दिखाऊं कि जी मेरा पेट अंदर हो गया और अब मुझे 42 की नहीं 32 वेस्ट की है ना पैंट में पहन सकता हूँ, तो मैं अपने आप से धोखा कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है मैं आप किसी और से धोखा नहीं करता। ठीक है, सिराज कासिम, सिराज साहब, मैं एक चीज को खत्म कर दूं आपको। जी कि अगर आप फर्ज करें ये जो बात करेंगे कि किस तरीके से मईशत जा रही है, तो उसका बैरोमीटर आपका डेट टू और टैक्स टू जीडीपी होता है। जब 2013 का अगर मैं देख लूं तो 22.9 बिलियन की आपकी जीडीपी थी, और
15,000 का आपका डेट था, और मैं 2000 उसको मैं 18 में या 17 में पहले लेके जाऊं, 4 साल का ब्रेक इलेक्शन ईयर को मैं छोड़ दूं अगर, तो वो नेट ऑफ कैश बैलेंसेस 18,000 का आपका डेट था और आपकी 33,000 की जीडीपी। तो आपकी विजिबल चेंज नजर आ रही थी डेट टू जीडीपी में, और आपको लग रहा था कि आपका जो फिस्कल लिमिटेशन लॉ है उसके आप करीब तर होते जा रहे थे, ठीक है, आपका बजट कम हो रहा था। ठीक तो है, ये वो इंडिकेटर थे जो मेरा ख्याल है आगे की तरफ आपको लेके ठीक है, जाते। ठीक। सिराज साहब जो बात की कि पाकिस्तान में जो हमने इंपोर्ट्स रोकी और उसमें हमारा एलएसएम जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बड़ा मुतासिर हुआ। जरा आदाद शुमार में देखते हैं पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ओवर द पीरियड। हम लास्ट पीटीआई जो नून लीग का जो लास्ट ईयर था 5.43% आपकी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ थी। पीटीआई के पहले साल में वो -0.27% और उसके बाद -5.6% ये ग्रोथ यहां पर आई। तेली साहब फरमाइएगा, क्या वाकई जिस कीमत में हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करके 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पर लेकर आए, इसने पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, मईशत को सर्फ किया या ये नुकसानदेह बना हमारे लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये इमरान, बहुत शुक्रिया। ये जो इनका जो सिस्टम है ना कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश की इन्होंने, और ऐसी तरीके से की कि सारी इकोनॉमी को चोक कर दिया। ये जो असल मसला जो है ना, हम सारे एक ही बात कर रहे हैं कि इनका डायरेक्शन गलत हो गया है। अगर ये ग्रोथ के साथ इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करते, जो इकोनॉमी इनको मिली थी तो वो और बढ़ती, और अच्छा मौका था कि ग्रोथ बढ़ाते, साथ में इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता। मगर वो इन्होंने नहीं किया, जिसको मैं, आपको पता होगा, 6 महीने से रो रहा हूँ कि ये सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो नहीं कर रहे और गलत कर रहे हैं। आज ये हाल है कि कोरोना ने इनको रास्ता दिया कि थोड़ा बहुत इसके पीछे बैठ जाए, हालांकि कोरोना से पहले का ये हाल हो गया है और अब और खराब हो रहा है। और कोरोना की वजह से इनको रिलीफ देना चाहिए, इनको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर रहे। और मैं आपको ये कहूँ, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर आप देखो तो कुछ दिनों में बड़े अच्छी पार्टियां, बहुत सारे लोग, स्पेशली छोटे ताजिर, मीडियम एसएमईज बैंकरप्ट हो जाएंगे। इसलिए कि ये जो सिस्टम ही चला रहे हैं ना, इससे काम नहीं चलेगा। ये इंटरेस्ट रेट भी नीचे नहीं जा रहा जिधर जाना चाहिए। ठीक है, इनको रिलीफ देना चाहिए, सेल टैक्स वगैरह में रिलीफ देना था, वो नहीं दिया। मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी को किसी तरीके से चलाएं। जुबैर साहब, तरह सपोर्ट नहीं किया इन्होंने। ठीक है जुबैर साहब, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये बात की कि पहले 70% कर्जे जो है पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म के हवाले से होते थे, और उन्होंने ये भी फरमाया कि शॉर्ट टर्म कर्जों के ऊपर जो है आपको बहुत भारी कर्जा देना होता है। अब उन्होंने रिवर्स कर ली, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तान में 13.25% शरह सूद रख के जो हॉट मनी 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में आए थे, वो वारंट वापस भी चले की कीमत हमने 13.25% अदा की। मतलब ये इंतहाई महंगा कर्जा था। तो क्या ये चीजें बताई नहीं जाती हैं, या उसको वो एफडीआईज के अंदर जो है वो पॉजिटिव चीज रख के ब्लेंड करके बताते हैं? ये क्या मसला है जुबैर साहब? देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर को इतना ब्लेम नहीं करता। कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता मीशत के हवाले से। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उनको बताई नहीं जा रही ये चीजें। फीड देखे ना, उनका असेंबली में खड़े होकर सिर्फ ये बयान देना कि एक ही इंडिकेटर होता है जिसकी तरफ लोग देख के जज करते हैं कि इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है। सो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इनके जो सबसे बड़े, जिनको ये फॉलो करते हैं और जिन पर कभी भी तनकीद नहीं करते, जनरल परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत गई थी तो करंट अकाउंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज फार हायर देन इन 2018। और आपको ये भी याद होगा कि शौकत अजीज के पूरे 5 साल में तकरीबन रुपए की कदर 60 रुपए रखी थी। मैं उसमें नहीं जा रहा वो अच्छी चीज थी या बुरी चीज थी, लेकिन उसको कभी भी क्रिटिसिज्म आप नहीं देखेंगे उस पर होते हुए, सिर्फ क्योंकि वो पॉलिटिकली करना है सबसे। और दूसरी बात ये है इमरान, मेरा ख्याल है अब हम सबको इससे, और हुकूमत वालों को खास तौर पर इससे निकल के आ जाना चाहिए। बात यह है कि जैसी कैसी आपको मईशत मिली थी,
क्या आपने जो फैसला साजी की थी वो फैसले दुरुस्त थे? जिस तरह आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, क्या 13.25% पर ले जाना दुरुस्त था हमारी मईशत के लिए, हमारे कारोबारी तबके के लिए? और ये तो क्या डेप्रिशिएट करना इतना ज्यादा इतने कम अरसे में सही था? क्या जो 40% आपने टैक्सेस 2018-2019 के बजट में रखे थे, क्या वो जस्टिफाइड था? या आज आपने 1.27% टैक्स इंक्रीज का जो ऐलान किया है, क्या वो अचीवेबल है या नहीं है? क्या आप फिस्कल डेफिसिट जो आपने पिछले साल पोस्ट किया था 8.9%, इस दफा 10% तकरीबन पोस्ट करेंगे और अगले साल फिर तकरीबन इतना करेंगे? क्या आपके ये एक्शंस जो हैं, क्या टैक्स बढ़ाने के लिए आपने एफर्ट जो किए हैं वो क्यों नहीं बेनिफिशियल हो रहे? 20 साल मुसलसल इनकी हुकूमत आने से पहले हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता था, ये पहली दफा हुआ कि टैक्स। तो बात ये कि जो भी था, आप स्विट्जरलैंड छोड़े, आपकी खराब से खराब मईशत आपको मिली थी। आपने जो एक्शन करने थे, आपने 4 एक्शन जो किए थे पहले एक साल में, जो बिजली और गैस के निर्ख इतने अनप्रेसिडेंटेड बढ़ाना, 40% टैक्स बढ़ाना, डेप्रिसिएशन करना इतनी मैसिव एक साल के अंदर, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना, मुझे बता दें कि उसके बाद कोई बिजनेस बच सकता था? ठीक है। तो अपने एक्शंस पर, फैसला साजी पर एक गौर करने की जरूरत है। पीएमएलएन को आपने गालियां दे ली, आप पिछली हुकूमतों को गालियां दे के आप अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपने फेलियर्स को जस्टिफाई। बात यह है कि अब हुकूमत किस तरह से डिलीवर कर रही है। आगे हम बात करेंगे, एक ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद बात होगी कर्जों के हवाले से। 6 अरब डॉलर के कर्जे जो है वो 30 अरब डॉलर पहुंच गया, उसके ऊपर एक कर्जा कमीशन। लेकिन वही 30 अरब डॉलर के कर्जे आज 42,800 अरब डॉलर के ऊपर है, रुपए के ऊपर है, माफ कीजिएगा। उसके ऊपर उसका कौन जवाब देगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले अब हम बात कर रहे थे कर्जों के हवाले से। पीटीआई हुकूमत ने पिछले 10 सालों में, यानी 2008 से 2018 के दरमियान जो कर्जा था उसके ऊपर एक कमीशन बनाया, यानी 6,000 अरब से और आपका कर्जा 30,000 अरब जो है वो हो गया। इस 24,000 अरब का जो बीच में अमाउंट था, ये कहां खर्च हुआ, इसके ऊपर एक कमीशन बना। लेकिन हमें यह नहीं बताया जा रहा कि 30,000 अरब के बाद इस मौजूदा हुकूमत ने पिछले 2 साल में जो कर्जा लिया वो 42,800 अरब तक पहुंच गया, यानी एडिशनल 12,800 अरब। तो वो जो हुकूमतें थी पिछले 10 साल में 2,400 अरब उन्होंने सालाना औसत एवरेज लिया, इस हुकूमत ने 6,400 अरब जो है वो कर्जा ले रही है, उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब फरमाइएगा, ये कर्जा जो कि इस वक्त आपकी जो FRDL फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन, उसको खतरनाक हद तक क्रॉस कर गया। हमें सही आदादो शुमार क्यों नहीं बताए जा रहे कि ये जो कर्जा है जो अब मौजूदा हुकूमत ले रही है, ये किसको जवाब देगी या बाद में इसके ऊपर कोई कमीशन बनेगा? कि मैं अभी प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि हमारी मईशत तो काफ़ी अरसे से सिर्फ कर्ज़ों पे चल रही है। ये कहना कि एक हुकूमत ने ज़्यादा लिया और एक ने कम लिया, ये मेरा ख्याल है सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग है। लेकिन पिछले 30 साल से हम कर्ज़े पे चल रहे हैं, और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने करनी है वो किसी हुकूमत ने नहीं की। इस हुकूमत की ख़ास बात यह है कि इन्होंने मज़ीद बिगाड़ दिया अपनी नाअहली से, और पिछले 2 साल में इन्होंने जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है वो ठेके पे दे दिया गैर मुल्की मफादात को। तो ये मईशत तो चल ही नहीं रही है मुल्क के फ़ायदे के लिए। और जो इस साल का बजट आया है उसमें सिर्फ 2 नुमाया बातें हैं। एक ये है कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली टैक्स कलेक्शन करेंगे, 27% टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ। इन हालात में ये तो सिर्फ ये हो सकता है कि लोगों के जेब में हाथ डाल के ज़बरदस्ती पैसे निकालेंगे। और जो दूसरा नुमाया बात इस बजट में है वो बहुत ज़्यादा इजाफा है कर्ज़ों में। पिछले साल भी इन्होंने किया। इन्होंने कहते हैं कि हमने नोट नहीं छापे हैं,
लेकिन जो बजटेड फिगर था बैंक बोरोइंग से, उससे 5 गुना से ज्यादा उन्होंने बैंक बोरोइंग की है और इस पे बात नहीं करते। ठीक है। अभी ये कहते हैं कि हमने कर्जे वापस किए हैं 5,000 अरब। जी, इनसे ये पूछें कि ये पैसे कहाँ से आए, ये भी कर्जा लेके वापस किया है। ओके, जब आप तोला साहब, ठीक है सर, मैं जरा तोला साहब की तरफ आऊंगा। कर्जा वापस करते हैं, वो नया कर्जा ज्यादा महंगा होता है। जी तोला साहब, ये जो हमें तवातुर के साथ ये बात जो है वो मुशीर खजाना भी कहते हैं कि इस हुकूमत ने 1 टका भी जो है वो स्टेट बैंक से नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमने कोई जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरोइंग नहीं की। ये मुझे बताइएगा कि फिर ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं वो क्यों हो रहे हैं? सेंट्रल बैंक जो है बैंकिंग सिस्टम में ट्रिलियंस ऑफ रुपीस क्यों इंजेक्ट कर रहा है? हुकूमत को अपने काम चलाने के लिए अरबों रुपए की यौमिया जरूरत होती है। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इतना रिच है, उसका डिपॉजिट बेस इतना बड़ा है कि वो हुकूमत की जरूरियात को पूरी करे? एक तरफ तो आप ओपन मार्केट ऑपरेशन करके बैंकों को पैसा दे रहे हैं, फिर दूसरी जानिब उन्हीं बैंकों से आप पैसा ले रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा तोला साहब? मैं कह रहा हूँ उस हाथ ले वाली बात है। 3 फिगर्स पे आप आ जाए। इस साल आपके मई तक जो नए नोट छपे हैं या करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ी है वो 1421 अरब रुपए 1.421 ट्रिलियन बढ़ी है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे हाईएस्ट है। आपकी जो ब्रॉड मनी जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर पावर जो होगा वो आपके पास या डिपॉजिट में है या करेंसी इन सर्कुलेशन में है, वो आपका 22 ट्रिलियन के ऊपर पहुंचा। तो उसमें भी काफी ठीक ठाक 13 से 14% इजाफा हुआ है। आपकी जो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट सिराज भाई को जो है ना लास्ट ईयर तक 933 बिलियन मिली थी, साल में इजाफे के तौर पे इस मतलब 300 बिलियन तो 1/3 कम हुई है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो थी वो 1515 बिलियन लास्ट ईयर थी, 2200 बिलियन तक पहुंच चुकी। ये बजटरी सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। सही। तो IMF की ये जो कैविएट और जिस कंडीशन पे ये काम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो जो न्यू इकोनॉमिकल थियरीज जो होती है ना, वो इतनी बड़ी पैरेलल इकोनॉमी के साथ कभी चल ही नहीं सकती। सही। एक जानिब तो पैरेलल इकोनॉमी है, उसको आप जब तक उसको सरफेस पे नहीं ले आएंगे, उसके लिए आपको 5-5 साल के प्लान कराने पड़ेंगे और वो प्लान उनको दे चुके हैं। ठीक है, वो उसमें अगर करेंगे तो कुछ जाके चांस बनेगा, वरना कुछ नहीं। ठीक है, यानी एक जानिब हमें यह बावर कराया जाता है कि हम सेंट्रल बैंक से एक पैसा भी नहीं ले रहे, मनी प्रिंट नहीं कर रहे, कमर्शियल बैंकों से हम ले रहे हैं, और दूसरी जानिब सूरत हाल यह है कि ये कंडीशन होती है IMF के किसी भी प्रोग्राम की कि आप नोट प्रिंटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये उनकी तरफ से एक शर्त होती है। आप देख लें, अब उनका ये है, आप पहले थोड़ा सा समझ लें। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप जाएंगे, M2 की आपकी ब्रॉड मनी की रिपोर्ट होती है, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। ये मैं फिगर नहीं बता रहा, सही, ये सारी फिगर है, आप उसको देख लें। और जब भी आप एक बात याद रखिएगा, आपने अपना कर्जा बढ़ाया, जैसे सिराज साहब ने कहा कि जी इंटरेस्ट रेट को, अपना इन्फ्लेशन को मैंने कर्व करने के लिए कहा। आप एग्रीगेट सप्लाई देखें तो सही है, आपके पास परचेजिंग पावर, एग्रीगेट सप्लाई अगर आपके पास मौजूद है। पता नहीं इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हमारे वो ये चीजें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो फिर पैरेलल इकोनॉमी को साथ लेके नहीं चल रहे, वो कैसे बंगाली जान सकते हैं, यहाँ पर पले बड़े हैं। ठीक है, सिराज भाई, लास्ट वर्ड सिराज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त पॉलिसी रेट कल भी 1% कम हो गया, 7% पर आ गया, 13.25% से अब हमें पता चल गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर कोई उठा सकता है तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान को ऊपर लेकर आ सकती है। क्या इस वक्त वारे में है आप लोगों के 7%, या जिस तरीके से इसको कम किया जा रहा है, क्या इसके पॉजिटिव असरात होंगे सिराज भाई? जी नहीं, मैं तो भाई कोरोना से पहले से कह रहा हूँ कि 4% होना चाहिए, नंबर 1। ये डिस्काउंट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट नहीं है। बैंक इस पे 2-3% अपना स्प्रेड लगा के देंगे, सही, और उनको देंगे जिनसे इनको वास्ता है, नंबर 1। नंबर 2, बात ये है, इमरान, एक बात आप आज नोट करो आपके प्रोग्राम में, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 3 से 6 महीने में आपकी इकोनॉमी, आपके बिजनेसेस पता नहीं किस हाल में जाएंगे, आपको नहीं पता। इसलिए कि जो हाल अभी गुज़िश्ता 3-4 महीनों में हुआ है, एक तरफ से कोरोना की वजह से हुआ है, दूसरी हमारे लोगों की वजह से हुआ है,
जिन्होंने किसी किस्म का सर्वाइवल बजट नहीं दिया, रिलीफ का बजट नहीं दिया, और ये इंडस्ट्रियां बहुत सारी आगे पीछे हो जाएगी। बड़े बड़े लोग जो सर्वाइव अभी कर रहे हैं अपनी ताकत पे, वो भी फंस जाएंगे, छोटे लोग बहुत सारे निकल जाएंगे। ठीक। तो आप एक बात तो समझ लें, इकोनॉमी को इन्होंने तबाह कर दिया है, और मेरे हिसाब से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, और हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स जो हैं वो वजीर आजम को वो तमाम चीज़ों से आगाह करें, वो तमाम चीज़ें बताएं जो प्लस एंड माइनस हैं। वो जो क्या कहते हैं, मीठा मीठा हफ हफ और कड़वा कड़वा थू थू, वो वाली चीज़ नहीं हो, ब्लैक एंड वाइट लेकर आएँ, क्योंकि इस मुल्क में ही लोग नहीं मौजूद हैं जो हुकूमती कैंप के हैं। इस मुल्क में आज़ाद इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर हफीज़ पाशा जैसे लोग भी मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा गौस पाशा जैसे लोग भी मौजूद हैं, डॉक्टर अशफाक हसन खान जैसे लोग भी मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली जैसे लोग भी मौजूद हैं, जो इकोनॉमी सामने रखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। हुकूमत आने जानी चीज़ है, 5 साल का टर्म ज़रूर पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम खड़े कहाँ पे हैं, ये एक सवालिया निशान होगा, और हम दे के क्या जा रहे हैं और हमें मिला क्या था, ये भी एक सवालिया निशान होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।